That's why बयानबाजी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म धुरंधर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए की गई चापलूसी है। बघेल ने पहलगाम में 40 लोगों की मौत और पुलवामा हमले का जिक्र किया और आतंकियों के न पकड़े जाने पर सवाल उठाया। देखिए, ये किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की ये पराकाष्ठा है, जबकि पहलगाम में 40 लोगों की हत्या हुई, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। उसके पहले पुलवामा में 40 किलो आरडीएक्स 400 किलो आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे, आज तक के वो पकड़ा नहीं गया। तो ये लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, तो वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। द्वारका शंकराचार्य ने मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत पर शोक जताते हुए गौरक्षा पर जोर दिया। शंकराचार्य ने सरकार से न्याय की अपील की। उत्तर प्रदेश में वृंदावन में गो तस्करी करने वाले ट्रक को जो गो भक्त हैं उन्होंने पकड़ा। उनमें सबसे आगे थे फरसा वाले बाबा, जिनका निवास मथुरा जिले में आजनौक गांव, जो कोसी कला नाके के पास गायों को उन्होंने पकड़ा और रोकना चाहते, गायों को छुड़ाना चाहते थे। उसी समय उन गो तस्करों ने उनके ऊपर ट्रक से एक्सीडेंट कर दिया, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है हमारे भारत देश में, जहां हिंदू होने का पहला लक्षण गो माता है। हिंदू किसे कहेंगे? गोषु भक्तिर भविद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, माता पिता गुरु धर्मशास्त्र की सेवा करता है, सबई हिंदू ऋतिस्मृतः, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में अंग्रेजों के समय यह हुआ, गुलामी के समय यह हुआ, मुसलमानों के राज्य में, मुगलों के राज्य में यह हुआ। आज स्वतंत्र भारत में 78 साल से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्र भारत में ऐसी घटना घटित होना हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारा प्रशासन से आग्रह रहेगा, त्वरित शीघ्र कार्यवाही करें और वो तस्करों को पकड़ करके कठिन से कठिन, कड़ा से कड़ा दंड उनको दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरी बार अन्य जो गौ माता का विक्रय करते हैं और गोमांस का विक्रय करते हैं, क्या भगवान ने हमें दिया है? सृष्टि में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे भोजन के लिए माँ ने सबसे पहले हमें दूध पिलाया, गौ माता ने हमें दूध पिलाया। हमारे लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब प्राप्त है, औषधियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद जो गोमांस भक्षण करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। भोजन किसके लिए होता है? ये मांसाहार करना, और उसमें भी गौ माता के मांस का आहार करना, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता है। इसलिए हम चाहेंगे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे और इन गो तस्करों को उचित दंड प्रदान करें। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी से जुड़े कार्यक्रम में कहा है कि अब वे केवल कथा लेखन में लगे हैं। महाराष्ट्र में दिए गए इस बयान ने कई नई चर्चा छेड़ दी है। I would also like to add that the sequel to this book, sequel in the sense that the main characters, Rohit and Renuka, the main two protagonists, they are the same. They get posted out to their new units, and an incident occurs there where they again come together and solve that mystery also.
So I'm hopeful that if I get the same response to that book as I've had for this, perhaps this can become a series of Rohit and Renuka mystery books in the same way as others like that. So that is my plan for the future, to become a modest storyteller. Thank you. Tell us about. Well, I've always been writing from time to time, not only military reports, but for various academic journals of the army. I had also written a few short stories, one of which was even published in the Femina. And I written one short story based on the Kargil war called Tiger Hill. But that was when I was a colonel. It was really long ago. I really could get back to writing only after I retired. And that too, after retirement, I first finished my PhD. So that took a year or so of writing and submitting that. And that's when I turned my thoughts to writing this murder mystery, which idea had also been in my mind for a long time. It was just waiting to get translated into physical, actual words on paper. Things in the parliament also. So thank you. So as I said, I'm now only into writing fiction. So best of luck. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत पर चिंता जताई है। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना, जिसे भाजपा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई का नाम दिया है, का विस्तार करने की मांग की। गहलोत ने कहा है कि श्रमिकों, यात्रियों, छात्रों और मरीजों के परिजनों को सस्ता भोजन देने वाली इस योजना को बढ़ाने से आमजन को राहत मिलेगी। गहलोत ने कहा है कि मौजूदा संकट में इन रसोइयों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में प्राइवेट एम्बुलेंसों द्वारा मनमाना पैसा वसूले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुसीबत में ये प्राइवेट एम्बुलेंस से हजारों रुपए मांगती हैं। उन्होंने इनका स्टैंडर्ड रेट तय करने और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी बड़ी समस्या है ओवरचार्जिंग। देश में एम्बुलेंस के किराए के लिए कोई भी नेशनल रेट तय ही नहीं है। 2024 में दिल्ली में हार्ट अटैक के मरीज को सिर्फ 5 किलोमीटर के ले जाने के चक्कर में 15,000 रुपए एम्बुलेंस ने मांगे। कोविड के समय तो कई जगह पे 50 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपए तक लिए गए। मैडम, ये सीधे सीधे लूट है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पब्लिक एम्बुलेंस सिस्टम काफी कमजोर है। मैडम, अभी एक ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है तो राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब देश में खाना 10 मिनट में घर पहुंच सकता है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकती? मैडम, आई डिमांड 1, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कानूनी अधिकार बनाया जाए। देश में फ्री एंड वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ाई जाए ताकि गरीब और दूर दराज इलाकों तक भी सेवा सही समय पे पहुंच सके। दूसरा, प्राइवेट एम्बुलेंसेज की ओवरचार्जिंग रोकने के लिए सरकारों को ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम लाना चाहिए। जैसे भारत टैक्सी ऐप में टैक्सी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी अब आनी शुरू हुई है उस ऐप से, उसी तरह एम्बुलेंसेज के लिए भी केंद्र एक नेशनल डिजिटल ऐप शुरू कर सकती है जहां कोई भी प्राइवेट एंटिटी अपनी एम्बुलेंस रजिस्टर कर सके और उसे चला सके। इससे एम्बुलेंसेज भी बढ़ेंगी, रोजगार भी पैदा होगा और रिमोट एरियाज तक भी सेवा जल्दी पहुंच सकेगी। मैडम, आई जस्ट कंक्लूड मैडम, भारत ने चांद पे रॉकेट पहुंचाया है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया है, भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है। अब समय है कि भारत ये संकल्प ले कि देश के हर कोने में इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस मिनटों में पहुंचे ताकि समय पर इलाज मिले और अनगिनत जानें बचाई जा सकें। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी अकेले लड़ेगी तो भी जीत जाएगी। उन्होंने टीएमसी प्रमुख की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अकेले सबका मुकाबला कर रही हैं। ममता बनर्जी की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए अखिलेश ने कहा कि वे अकेली भी मजबूत है। बेईमान सही का बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो
गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है। अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए? जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिगंगा घाट भी याद आएगा। किसने बुलडोजर चलवाया था? माँ गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिगंगा घाट को संरक्षण किया, बनवाया, वहां पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़ करके भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, बंगाल में सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। वो अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए थे। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में छात्र की हत्या पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है एक साल में। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दे, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहाँ प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है। कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बातचीत की और उन्हें ईद उल फित्र की और नवरोज की बधाई दी। दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया में शांति, स्थिरता और खुशहाली की उम्मीदें जताई। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की निंदा की, जो स्थिरता के लिए खतरा है और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने नेविगेशन की आज़ादी सुरक्षित रखने और शिपिंग लेन खुली रखने पर भी जोर दिया है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.